सो मैंने कल ही आपको बताया था इन द लास्ट लेक्चर कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस होता है दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रोटेशंस इन 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम। यूजुअली जो हम नॉर्मल 3 डायमेंशनल स्पेस होता है इन 3D स्पेस, ओके। अगर मैं एक नॉर्मल किसी उसको डिफ़ाइन करता हूँ, लेट्स सपोज एक पोजीशन वेक्टर को डिफ़ाइन करता हूँ, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है और इस कोऑर्डिनेट को मैं रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था x y z, बाद में मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया x बार y बार z बार। तो कोई अगर मैं पोजीशन वेक्टर डिफाइन करता हूँ, लेट्स सपोज r, ओके, देन the physical quantity that is represented by this vector, उसका magnitude और direction does not undergo any change due to rotation। या फिर हम कह सकते हैं let's suppose that the magnitude of R is invariant under rotation of coordinate axis ठीक है। तो मैं अगर मैग्नीट्यूड को लिखता हूँ, लेट्स सपोज द मैग्नीट्यूड इज आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो इन एसेंस आई एम सेइंग दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज invariant under rotation ऑफ एक्सेस, ठीक है। अगर मैं दूसरे रोटेटेड कोऑर्डिनेट एक्सेस के रेस्पेक्ट में लिखूं तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ पे एक्स बार वाई बार जेड बार आर द components of the vector in the rotated frame of reference and x y z are the components of the vector in the non-rotated frame of reference। I can say this, can I say this? This is obvious ना, इसमें तो कुछ नया नहीं है। What do you think? I can say this? Yes, sir. All right. So now the question is, if I go from a 3D space, all right, to a 4D space time in 4D space time, now 4D space time में rotation को visualize करना difficult होता है, but some of the mathematics are still the same। तो Minkowski said that the Lorentz transformations represent rotations in 4D space time। तो जिस तरह से a rotation in 3D space is effectively making this quantity invariant, the magnitude of that vector invariant, उसी तरह से Lorentz transformation also makes a quantity created by x, y, z and t invariant under Lorentz transformations। So I want to find out what that quantity is, and that quantity is known as the space-time interval। Okay, I think यहाँ तक समझ में आ गया। I don't need to repeat all of this again. I can derive the space-time interval now। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि there is a quantity made by x, y, z and their combination of these numbers that under rotation remains invariant। Similarly, there is some quantity that I can create using x, y, z and t
यहाँ पे टी नहीं है क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है, बट हम टी के साथ कंबाइन करके एक ऐसा क्वांटिटी क्रिएट कर सकते हैं दैट विल बी इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, बिकॉज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स रोटेशन ऑफ 4D स्पेस टाइम। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Now what that quantity is known as the space-time interval. It is very, very important. It is in fact the crux of everything. I don't know why the students have not joining today, because ये नहीं समझ में आएगा तो फिर I don't know. It will become very difficult to follow later on. So let us derive this very important quantity which is known as space-time interval. There is guaranteed question of space-time interval in the examination. Space-time interval. Space-time interval, you can say, is the norm of the 4D vector in 4D space-time or 4D position and displacement vector. तो मैं पहले इसको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह का रिलेशनशिप क्या 4D स्पेस टाइम में वैलिड है कि नहीं, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंटरवल. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर क्वांटिटी. लेट अस एनालाइज द क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर. ओके, या फिर मैं अगर किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखना चाहता हूँ, उसको लिख सकता हूँ एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी बार स्क्वायर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, बट आई वांट टू शो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट दे आर इक्वल. ओके, इक्वल दिखाने के लिए बहुत ही आसान है. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस आपको मालूम ही है व्हाट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस आर. So Lorentz transformations are already known to you, that x bar is equal to gamma x minus vt, y bar is equal to y, z bar is equal to z, and t bar is equal to gamma t minus vx upon c square. These are the Lorentz transformations. Now let's look at the LHS. LHS हम डिफाइन करते हैं x bar square, नीचे चलते हैं, नीचे ही करते हैं, है ना. इट विल रिक्वायर मी सम स्पेस. नाउ लेट्स प्रूव दैट दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल. सो इफ आई लुक एट द LHS, सो एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई बार स्क्वायर प्लस जेड बार स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी बार स्क्वायर. ठीक है, एक्स बार क्या है? एक्स बार इज गामा x माइनस वी टी, राइट. y बार क्या है? y स्क्वायर. z बार क्या है? z. एंड माइनस सी स्क्वायर. t बार क्या है? गामा स्क्वायर t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर. दिस इज फाइन. Yes, sir. तो मैंने इस इंटरवल में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो लेट अस लुक एट द टर्म्स इन अ डिटेल्ड फैशन and see what it finally comes out to be. Gamma is nothing but 1 upon root over 1 minus v square by c square. So this becomes 1 minus v square upon c square. इसको हम लिख सकते हैं c square minus v square upon c square. ये आपका हो गया x square plus v square t square minus 2x vt plus y square plus z square माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर. गामा स्क्वायर की जगह पे आएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस बिकम्स टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी टू द पावर 4 माइनस वी एक्स टी अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है, ऑलराइट. सो नाउ लेट अस टेक सी स्क्वायर upon c square minus v square common. So if I do this, then this becomes x square plus v square t square minus 2x vt minus, यहाँ पे c square का टर्म है ना, तो c square t square minus c square t square आ जाएगा यहाँ पे, minus c square t square minus c square t square and
माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2vxt है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑलराइट, सो अब क्या करें, एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2xvt ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन आ गया, हाँ ठीक है, ओके। सो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास कॉमन एक चीज़ आ गया, दैट दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, सो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया ना, ये है ना, ओके, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अगेन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और सी स्क्वायर टी स्क्वायर कर देंगे तो नीचे सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस बिकम्स सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो ये कॉमन हो गया आपका सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, तो ये आपका हो गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, सो फाइनली यू एंड अप गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो फाइनली this quantity is now equal to this quantity. So let's suppose this is RHS. So this is very important. X bar square plus y bar square plus z bar square minus c square t bar square is equal to x square plus y square प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, आपको दिख रहा है, दिस क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड द रीजन दिस क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड इज बिकॉज दिस क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजिशन वेक्टर अंडर द रोटेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम makes this quantity invariant, x square plus y square plus z square. Similarly, under Lorentz transformation represents the rotation of the 4D space-time, or can be represented by the rotation of 4D space-time, where this particular quantity, which represents, let's suppose, the position of any given particle in terms of 4 vectors, remains invariant. So therefore, very, very important point to note. Under Lorentz transformations, the quantity x square plus y square plus z square minus c square t square is invariant. इन्वेरिएंट मतलब ये चेंज नहीं होता है, और जो चीज़ें चेंज नहीं होती है वो फिज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, कंजर्वेशन लॉस की, तो क्योंकि कोई इवेंट होने से पहले या बाद में जो क्वांटिटी कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है उसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ, है ना। उसी तरह से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो क्वांटिटी सेम रहती है उसको हम बोलते हैं इन्वेरिएंट। The quantity which remains invariant under does not change under transformation. Transformation का मतलब क्या है? इसका मतलब है
गोइंग फ्रॉम वन ऑब्जर्वर टू अनदर, मतलब जो हम ब्लू ऑब्जर्वर कोई मेजर कर रहा है फ्रॉम एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो कोई ऑरेंज ऑब्जर्वर जो मेजर कर रहा है फ्रॉम अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हु इज ट्रैवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लू ऑब्जर्वर, वो सेम फिजिकल इवेंट को स्टडी करेंगे, लेकिन उन फिजिकल इवेंट्स की कोऑर्डिनेट्स उनके लिए अलग होंगी, लेकिन ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी दोनों के लिए बराबर होगा. देयरफॉर दिस क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. द क्वांटिटीज दैट डू नॉट चेंज when we go from one frame of reference to another are very very important. Therefore this is known as invariant, and this is a consequence of four vectors, but वो कैसे हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे. मैं पहले इस क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस समझाना चाहता था, बट हाउ इज इट दिस अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फोर वेक्टर, विल डिस्कस दिस अ लिटिल बिट लेटर ऑन. अभी मुझे ये बताओ ये चीज़ समझ में आया कि नहीं. Clear, sir. Yes, sir. All right. So this quantity is very very important, and this quantity is known as space-time interval. Space-time interval. और ये क्वांटिटी कितना इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक छोटा सा जो है एग्जांपल देता हूँ टाइम डायलेशन का. टाइम डायलेशन आपको मालूम है, हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से प्रूव किया है. हम यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं वेरी इजीली. लेट मी शो यू. आई कैन प्रूव मेनी थिंग्स यूजिंग इनवेरिएंट इंटरवल. Prove time dilation formula using space-time invariant interval. ओके, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल. आपके पास है x, y, z कोऑर्डिनेट्स, और आपके पास है x बार, y बार, z बार कोऑर्डिनेट्स, और आपके पास दो ऑब्जर्वर्स हैं, वन इन दी s फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है ऑब्जर्वर इन दी s बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब लेट सपोज जो ये बंदा है s बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसके हाथ में घड़ी है. ठीक है, इसके हाथ में घड़ी है, और घड़ी का जो सुई है पहले इस कॉन्फ़िगरेशन में था. तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हम इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ए. थोड़ी देर बाद ये जो घड़ी की सुई है वो पहुंच जाती है दूसरे, टिक टॉक करने के बाद दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाता है. उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं बी. ठीक है, ये घड़ी इसके हाथ में है, तो इसके हाथ में अगर है तो जो टाइम लगता है, लेट्स सपोज 0, t इज इक्वल टू 0 से शुरू होता है इसका, तो इसके पर्सपेक्टिव से द टाइम टेकन फॉर द वॉच टू गो फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन ए टू कॉन्फ़िगरेशन बी इज नथिंग बट t बार, है ना. Yes, sir. विच इज़ नथिंग बट द प्रॉपर टाइम, क्योंकि घड़ी के पर्सपेक्टिव से दूसरा ये बंदा रेस्ट पे है. इट इज़ नोन एज अ प्रॉपर टाइम. लेकिन इसी घड़ी को दूसरा बंदा देख रहा है. अब वो अपने घड़ी के साथ कोरिलेट कर रहा है. जब कॉन्फ़िगरेशन ए था उसके घड़ी पे कुछ काटा यहाँ पे होगा, कॉन्फ़िगरेशन बी पहुँचते ही उसका घड़ी यहाँ तक पहुँच गया, तो ही इज़ ट्राइंग टू कोरिलेट कि उसके घड़ी पे 1 सेकेंड होता तो मेरे घड़ी पे कितना सेकेंड जाता है, आधा सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड. ठीक है, सो देयरफॉर स्पेस टाइम इंटर, हमें टाइम कोऑर्डिनेट्स, स्पेस कोऑर्डिनेट्स आर नॉट द सेम. x, y, z, t और x बार, y बार, z बार, t बार, दे आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज. लेकिन हमें मालूम है कि ये जो क्वांटिटी है ये दोनों के लिए बराबर है ना. ये क्वांटिटी इज इनवेरिएंट फॉर बोथ.
Yes or no? Yes, sir. All right. Yes, So, sir. Yes, sir. so from the perspective of, with respect to, let's suppose the orange observer, with respect to the orange observer, let's suppose जो घड़ी है वो origin पे था, with respect to him, ठीक है, just to make our calculations easy. The watch was at origin, तो according to him, the quantity invariant interval x bar square plus y bar square plus z bar square minus c square t bar square is basically equal to 0 square plus 0 square plus 0 square minus c square t bar square या tau square जो भी है, t bar is equal to tau. तो दिस इज दी स्पेस टाइम इंटरवल जिसको हम लेट सपोज i मान लेते हैं, और i इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर टी बार स्क्वायर. यस, अकॉर्डिंग टू द ऑरेंज ऑब्जर्वर. हम क्योंकि घड़ी उसके हाथ में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ही हैज़ चोजन टू कीप इट एट द ऑरिजिन. नहीं भी रखते तो भी हम कैलकुलेशन कर सकते, कोई इशू नहीं है. जस्ट टू मेक माई कैलकुलेशन सिंपलर, फॉर हिम इट इज़ एट हिज ओन ऑरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ विथ रेस्पेक्ट टू द ब्लू ऑब्जर्वर, अब ब्लू ऑब्जर्वर, अगर ऑरेंज ऑब्जर्वर के लिए घड़ी जो है ओरिजिन पे था, इसका मतलब ये तो नहीं कि ब्लू ऑब्जर्वर के लिए भी उसके ओरिजिन में घड़ी होगा, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में तो दूसरा बंदा ट्रैवल कर रहा है ना किसी वेलोसिटी में. तो ही कैन नॉट से दैट ही इट इज़ एट द ओरिजिन बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन ए एंड कॉन्फ़िगरेशन बी. तो फॉर द ब्लू ऑब्जर्वर द इंटरवल, इसको हम आई बार मान लेते हैं फॉर ए सेकेंड. द इंटरवल आई इज सिंपली इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस c square t square between configurations A and B. Time between A and B. यहाँ तक ठीक है बेटा? Is it clear? Yes, sir. Yes, Now, sir. मैंने यहाँ पे ये प्रूव किया है कि ये जो क्वांटिटी है वो इन्वेरिएंट है अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब I bar and I are exactly the same. Since I bar is equal to I, इसलिए मैं लिख सकता हूँ that माइनस सी स्क्वायर टी बार स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर. और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय सेइंग दैट माइनस सी स्क्वायर टी बार स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं सी स्क्वायर टी स्क्वायर को बाहर लेके आता हूँ तो ये बन जाएगा 1/c स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये बन जाएगा. अब x अपॉन टी क्या है? x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द घड़ी विथ रेस्पेक्ट टू द ब्लू ऑब्जर्वर along the x axis in time t between configurations A and B, which is nothing but what? Vx है कि नहीं? x upon t is what? Velocity of the orange observer, which is Vx. Y upon t is what? Vy. Z upon t is what? Vz. है कि नहीं? Yes. क्योंकि जो घड़ी है वो तो एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो रेस्ट पे है, ठीक है. तो घड़ी की जो कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पीरियड के बीच में जो मूव कर रहा है, तो एक्स अपॉन टी सिंपली गिव अस द वेलोसिटी ऑफ द घड़ी विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट ऑब्जर्वर, ब्लू ऑब्जर्वर, एंड द वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस ऑल्सो, है ना. तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर सी तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और माइनस टी बार स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर. तो यहाँ पे आपका आ जाता है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना, बिकॉज वी स्क्वायर इज नथिंग बट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर. इन जनरल
ये मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने वेलोसिटी को सिर्फ एक्स एक्सिस में माना है, लेकिन स्पेस टाइम इंटरवल से मैं वेलोसिटी जनरल डायरेक्शन में भी मान के चल सकता हूँ। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने सिर्फ एक्स एक्सिस पे माना है, बट स्पेस टाइम इंटरवल के लिए रिलेटिव मोशन ज़रूरी नहीं कि एक्स एक्सिस में हो। यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाता है, नो डाउट, है ना, ये ज़ीरो हो जाएगा बेस्ड ऑन आवर कंस्ट्रक्शन, बट अगर ज़ीरो नहीं भी होता तो भी ये वैलिड होता। सो देयरफॉर ये जो डेराइवेशन है इट इज़ अ लिटिल बिट मोर जनरल। कैन यू सी दैट? बाय यूजिंग द स्पेस टाइम इंटरवल आई एम डूइंग अ लिटिल बिट मोर जनरल डेराइवेशन। -1, so this is nothing but t bar square is equal to t square 1 minus v square upon c square। और t bar क्या है? t bar is nothing but your proper time, therefore t is equal to t bar is nothing but proper time tau upon 1 minus v square upon c square, ये स्क्वायर आ गया, और t is equal to gamma tau, that's it. This is your time dilation expression. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. So can you Yes, see sir. that I have just now proved to you the time dilation formula that you already know using the space-time interval concept, and this was much more simpler actually. जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का था इट वाज सिंपलर एंड इट वाज मोर जनरल। अगर मैं बोल देता कि वेलोसिटी जो है किसी रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है तो भी ये डेरिवेशन वैलिड होता, क्योंकि यहाँ पे नॉन ज़ीरो है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। So this formula, time dilation formula, is relevant even if relative motion is not restricted to x-axis, even if relative motion is in some random direction. बट हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के केस में नहीं किया था, उसमें हम तो स्पेसिफिक केस ही लेते हैं। सो द डेरिवेशन ऑफ टाइम डायलेशन यूजिंग द स्पेस टाइम इंटरवल इज अ लिटिल बिट मोर जनरल इन सेंस। नाउ इफ आई गिव यू द होमवर्क दैट प्रूव length contraction using space-time interval, will you be able to do it? Invariance of space-time interval. कैन यू डू दिस? मतलब आप घर पे ट्राई कर सकेंगे जिस तरह से मैंने स्पेस टाइम इंटरवल दोनों ही सिचुएशंस में क्रिएट करके टाइम डायलेशन प्रूव किया। कैन यू प्रूव लेंथ कॉन्ट्रैक्शन? सर ट्राई करेंगे। कीजिए, मुश्किल तो नहीं होना चाहिए यार। लेंथ मैंने यहाँ पे ए और बी दो कॉन्फ़िगरेशन के बीच का टाइम देखा, आप एक रॉड ले लेना और उनके बीच की लेंथ चेक करना, दैट इज़ ऑल। ओके, so how much is time? All right, so the invariance of various quantities is very important in relativity. Okay, जो भी क्वांटिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, इवेंट प्रोसेस किसी प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, तो अंडरगोइंग सम फिजिकल इवेंट, तो कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बोलते हैं कंजर्व्ड, है ना, इट्स अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। और जो अंडरगोइंग है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम दो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, अंडरगोइंग है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम बोलते हैं इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब समझ में आया? ये वर्ड आपको बार बार अभी मिलता रहेगा, इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इज टाइम इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन? नो सर। नो मैंने प्रूफ कर ही दिया ना। इज लेंथ इनवेरिएंट एंड लॉरेंस इन रिलेटिविटी?
नो। सिंपल चीज़ें पूछ रहा हूँ, इज मास इनवेरिएंट अंडर रिलेटिविटी? नो सर। नो। What about density? Is it invariant? Density of an object? Density? Yes. Density invariant है? नो सर। Yes. वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अच्छा डेंसिटी छोड़ दो, दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, इसमें दो अलग अलग क्वांटिटीज। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? इज वॉल्यूम इनवेरिएंट? नो सर, वॉल्यूम इज नॉट इनवेरिएंट। वॉल्यूम इज नॉट इनवेरिएंट। व्हाट अबाउट चार्ज? इज चार्ज इनवेरिएंट? Yes, sir, invariant. वेरी गुड, चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। और क्या चीज़ है? स्पेस टाइम इंटरवल, दिस इज इनवेरिएंट राइट? जो चीज़ इनवेरिएंट होते दे आर इम्पोर्टेंट टू अस। इवन मोमेंटम and energy without taking into account the relativistic corrections are not invariant. So therefore what is invariant is very very important in us. Now should I start with the four vectors? Yeah. What about density? Pardon? Hello, what about density? Density, हाँ डेंसिटी करके देखना है। एक क्वेश्चन, लेट सपोज आपके पास एक रॉड है ना? रॉड है, क्यूबॉइड है, ठीक है? करके देखता हूँ, मैं भूल गया ना, करके देखता हूँ। हाँ, तो इसका जो लेंथ है लेट सपोज एल है, ब्रेथ बी है, एच है, ठीक है? और इसका मास एम है, ठीक है? तो अगर ये तुम्हारे रेस्पेक्ट में एक लेट सपोज लेंथ के डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करता है विथ वेलोसिटी v, ठीक है? तो सबसे पहले तो वेलोसिटी v, तो सबसे पहले तो इसका जो मास है वो क्या होगा? ये एम नॉट मान लेते हैं, तो मास इज इक्वल टू गामा एम नॉट, है ना? और तुम्हारा वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू एल, वॉल्यूम इज इक्वल टू बी में कोई चेंज नहीं आएगा, एच में कोई चेंज नहीं आएगा, एल में क्या चेंज आएगा? एल अपॉन गामा हो जाएगा ना, है कि नहीं? Yes, sir. एल में चेंज आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है? ये आपका चेंज हो जाएगा एल में। तो ये वॉल्यूम बेसिकली आपका हो गया एल बी एच अपॉन गामा हो गया, ठीक है? तो आपका जो डेंसिटी, ओरिजिनल डेंसिटी था डी नॉट, ओरिजिनल डेंसिटी वॉज एम नॉट अपॉन एल बी एच, ठीक है? अब नया जो डेंसिटी आपका हो गया डी इज इक्वल टू एम अपॉन गामा एम नॉट अपॉन एल बी एच गामा, ये तो डी नॉट रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हो गया क्या? लेट मी चेक। 1 minus v square c square, रूट हट जाएगा। तो डिनोमिनेटर में होगा, गामा स्क्वायर है ना Sir. ऊपर, तो डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। हाँ, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है ना? Yes. Yeah, density is increasing, so density is also not invariant. Yeah, someone was asking something. Okay, so density is not invariant, which is kind of obvious here. An object kind of shrinks under relativistic contraction. Now there is a little bit of a discussion I want to do regarding invariant interval with respect to light cones, but उसके लिए मुझे थोड़ा सा फोर वेक्टर को इन जनरल अब वो करना पड़ेगा।
नहीं करता हूँ मैं वो डिस्कशन में. लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू यू द कन्वेंशन एसोसिएटेड विथ इट. ओके, लेट्स कम बैक टू दिस. यहाँ पे मैंने बोला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम है आपका, जो भी ज्योमेट्रिकली आप जैसे भी रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उनकी कोऑर्डिनेट्स क्या है? दे कैन बी रिटन एज एक्स, वाई, जेड एंड आई सी टी, राइट? दिस इज हाउ यू कैन राइट इफ यू कंपेयर इट विथ दिस प्रीवियस दिस थिंग. ये प्रीवियस जो आइडिया है उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर minus c square t square is invariant under Lorentz transformation, which represents rotation of 4D space time. So we can construct the 4D space with respect to the axis corresponding to x, y, z and ICT. है कि नहीं? x, y, z and ICT, क्योंकि इन्हीं का जो मैग्नीट्यूड में फाइंड आउट करूँगा, only then the norm of the distance between a point from the origin is x square plus y square plus z square plus I c t square. है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कोई भी पॉइंट इन दैट स्पेस टाइम, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का स्क्वायर इज दिस. तो इसका मतलब वो जो एक्सिस है, द कंपोनेंट्स अलोंग द एक्सिस आर एक्स वाई जेड एंड आई सी टी. यस और नो? Yes, sir. Okay. This is the convention that is followed in various books like Sklepner and all. Okay. आप देखेंगे भी बहुत सारे किताबें हैं जहाँ पे जो स्पेस है उसको आप x लिख देंगे या y लिख देंगे, और जो टाइम है उसको ICT लिख देंगे. ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स परफेक्टली फाइन. हाउएवर देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. आप क्लेपनर पढ़ेंगे या फिर कोई इस तरह का किताब पढ़ेंगे जहाँ पे STR मेंशन्ड है, तो द टाइम एक्सिस इज टेकन एज ICT. इट्स नॉट जस्ट T. ओके, time axis is not just T, it is ICT. Okay, now the thing is okay, so there are two conventions that we can follow. One is this particular convention जहाँ पे मैं हमेशा टाइम के साथ I लगा देता हूँ. ऑलराइट, वो मैं तो नहीं फॉलो करूँगा in the coming lectures. The other discussion is related to how you define a scalar product. Ultimately जो magnitude of a vector है, it's the scalar product of that vector with itself. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद इटसेल्फ. ठीक है, तो 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में जब आप स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, देन द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट टाइम कंपोनेंट के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आ जाएगा. दैट्स ऑल. टाइम कंपोनेंट के साथ हमेशा ही एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में 3D स्पेस, आप अगर किसी 3D स्पेस में कोई वेक्टर लेते हैं R, जिसका डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ या स्केलर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप is nothing but x square plus y square plus
z स्क्वायर। हाउएवर अगर आप 4D स्पेस टाइम में जाते हैं तो उस केस में अगर कोई पर्टिकुलर वेक्टर है, लेट सपोज r के जगह पे हम लिखते हैं x म्यू, ऑलराइट। तो x म्यू का जो स्क्वायर है दैट कैन बी रिटन एज x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, जहाँ पे x नॉट क्या है c t, x1 क्या है x, y, x2 क्या है y and x3 क्या है z square. Are you understanding? The only difference is that you have to introduce a negative sign every time you do a scalar product in 4-dimensional space time. अब वो क्यों है मैं उसमें भी थोड़ा आ सकता हूँ, बट एक ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है when you do relativistic mechanics of four vectors is that introduce a negative sign. After all, this is nothing but the space-time interval, right? Introduce a negative sign in front of the time components when taking a scalar या inner product. This is after all a scalar product or an inner product. कुछ और कन्वेंशंस भी है, आप अगर एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स खोल लेंगे तो वहाँ पे कन्वेंशन है उल्टा है, वहाँ पे सी स्क्वायर टी स्क्वायर के आगे पॉजिटिव साइन होता है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के आगे पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है। डजंट मैटर, अल्टीमेटली कैलकुलेशन आर सिमिलर। वो कन्वेंशन है बेसिकली कि स्पेस कोऑर्डिनेट्स जब एक स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो स्पेस कोऑर्डिनेट्स के पहले नेगेटिव साइन लगा देते हैं, टाइम के अगेन साथ में पॉजिटिव। एंड द रीजन व्हाई इट इज, आई विल कम टू इट इन फ्यू लेक्चर्स लेटर ऑन व्हेन हम मेट्रिक टेंसर डिस्कस करेंगे। आपने मेट्रिक टेंसर देखा होगा, मेट्रिक टेंसर जो होता है उसमें 1 1 1 -1 या फिर -1 होता है। तो हाउ इज़ दैट रिलेटेड टू इट, वो थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट इफ़ यू वांट टू कीप अ नोट ऑफ इट, अगर इस चीज़ को जस्ट आप माइंड में रखेंगे तो बहुत सारा आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा कि मैं इसको फॉलो करूँगा, ठीक है। इन माई लेक्चर्स आई विल फॉलो दिस कि जब भी आप कोई स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं या इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हो, चाहे वो वेलोसिटी वेक्टर हो, चाहे वो एक्सेलरेशन वेक्टर हो, और ये सब मैं डिफाइन भी करूँगा, एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इन 4-dimensional स्पेस टाइम। द मोमेंट यू डू द टाइम कॉम्पोनेंट के सामने आप नेगेटिव साइन लगा दो बस। इफ यू डू दैट यू विल बी सेफ इन योर कैलकुलेशंस। आर यू फॉलोइंग? सर अगर हम स्पेस टाइम डिफाइन करेंगे तो वो एक्स वाई जेड और सी टी में डिफाइन होगा, इस बार आयोटा नहीं लगाया जाएगा ना? नहीं लगाया जाएगा। ओके ठीक है, यू जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इज वेरी लेस हियर। द इंटरप्रिटेशन दैट इज वैलिड इज मोर मैथमेटिकल इन द सेंस। तो आप एक्स और सी टी ही यूज़ कीजिए, बट द मोमेंट यू डू अ स्केलर प्रोडक्ट यू इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ द टाइम कॉम्पोनेंट, द टेम्पोरल कॉम्पोनेंट जिसको बोलते हैं। ये हो गया आपके स्पेस कॉम्पोनेंट्स, स्पैशियल कॉम्पोनेंट्स, स्पेशियल कॉम्पोनेंट्स, और ये हो गया आपका टेम्पोरल कॉम्पोनेंट। तो ये जो है जनरली वैलिड है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट्स। मैंने यहाँ पे कौन सा स्केलर प्रोडक्ट आपको दिया है? मैंने यहाँ पे जो पोजीशन है उसका स्केलर प्रोडक्ट दिया है। मैं फ्यूचर लेक्चर्स में वेलोसिटी का भी स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करूँगा आपको इन 4-dimensional स्पेस टाइम। एक्सेलरेशन का भी स्केलर प्रोडक्ट में डिफाइन करूँगा इन 4-dimensional स्पेस टाइम। मोमेंटम का भी मैं स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन करूँगा इन 4-dimensional स्पेस टाइम। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4-dimensional स्पेस टाइम में मुझे हर एक वेक्टर का कॉरेस्पॉन्डिंग 4 वेक्टर को डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन जब भी मैं डिफाइन करूँगा, अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूँगा, तो ऑलवेज आई विल इंट्रोड्यूस द नेगेटिव साइन in front of the temporal component only. If you keep that in mind, all the calculations will make sense. And why I'm using the negative sign, आज कितना टाइम हो गया? I'll explain to you in the next class. It has to do with how you define covariant and contravariant vectors. Have you heard of this before? Vectors at yes sir,
टेंसर्स में Yes, sir. कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट पढ़ा है, अच्छा फिर तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। सो कोवेरिएंट क्या है, कॉन्ट्रावेरिएंट क्या है, और स्केलर प्रोडक्ट लेने के लिए हम किस तरह से कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट फैक्टर्स को यूज़ करते हैं ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। सो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड फिर थोड़ा सा मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा माइनस साइन क्यों लेते हैं, और नहीं भी समझ आता है तो आप ऑलवेज यू इंट्रोड्यूस अ माइनस साइन इन योर कैलकुलेशंस एवरी टाइम यू डू अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन 4 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। लेट मी रैप अप फॉर टुडे।